अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम लोग करने लगे हैं, वैल्यूएशन से स्टार्ट करने लगे हैं और फाइनल की तैयारी जी होने लगी है इंशाल्लाह। ये अभी मैंने वॉइस मैसेज इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि वॉइस मैसेज जो हैं वो गुम हो जाते हैं और फिर उनका तरतीब का पता नहीं चलता। फिर उसको पेपर पे भी बनाने में लेक्चर को टाइम लग जाता है। तो मैंने से और वो गुम भी हो जाते हैं। तो मेरे पास जैसे कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के मेरे पास कोई भी नहीं है, अब लास्ट में पेपर होगा तो चलो वो होते तो फिर तैयारी हो जाती। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप इसको एक जगह पे ना वीडियो बना के अपने पास रख लें ताकि आपको जिस टाइम हो आप खुद भी एक्सेस करें, दूसरे लोग भी इजीली इसको ले सकें। इसके अलावा जो आने वाले जूनियर्स हैं चूँकि ये पढ़े हुए होंगे तो फिर वो भी आराम से इसको इंशाल्लाह यूज़ कर सकेंगे, इसलिए ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। हाँ जी, आज का जो हमारा लेक्चर है फर्स्ट जो फाइनल में इंक्लूड है वो है वाई डू वी असेस। तो वाई डू वी असेस, असेस का मतलब क्या था? असेस था कि हम बच्चों को असेस क्यों करते हैं, उनका टेस्ट क्यों लेते हैं या उनको जांचते क्यों हैं। What is assessment? Assessment is the process by which information is obtained relative to some known objectives or goals. असेसमेंट वो कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी गोल या ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें जो ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, हमें जो कंटेंट दिए जाता है, हमें बताया जाता है कि आपने ये पढ़ाना है बच्चे को, हम उनको देखते हुए बच्चों को जांचते हैं कि जो क्या हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये जो असेसमेंट है इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स टेस्टिंग। अब उमूमन ये समझा जाता है कि जो टेस्ट लिया जाता है वही असेसमेंट होती है, तो ये बिल्कुल गलत ख्याल है क्योंकि असेसमेंट जो है ना ये बहुत बड़े पैमाने को ज़ाहिर कर रही होती है। आप अगर क्लास में बैठे हैं और एक बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये भी असेसमेंट है। अगर आप क्लास में मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी कैसी है, तो ये भी असेसमेंट है। अगर आप बच्चे को बोर्ड पे बुलवा के कोई काम करवा रहे हैं तो ये भी असेसमेंट है। तो टेस्ट तो एक उसकी एक पार्ट कह लें कि एक उसका छोटी सी टाइप कह लें असेसमेंट के अंदर आता है। सारे टेस्ट जो हैं वो असेसमेंट नहीं होते। तो अ टेस्ट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। ये हम एक कह सकते हैं कि एक असेसमेंट की एक फॉर्म है जिसके अंदर हम डाटा एक्चुअली कलेक्ट करते हैं और उस डाटा से हमें रिजल्ट्स निकालना और ज़रा वो ऑथेंटिक तरीका हो जाता है, हमें पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे है। लेकिन असेसमेंट ये एक ब्रॉड टर्म है। Tests are assessment made under contrived circumstances especially so that they may be administered। ठीक है, टेस्ट जो हैं ये हम बनाए जाते हैं बड़ा कॉन्ट्रीव्ड सर्कमस्टांसिस के अंदर और हम असेसमेंट करते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि टेस्ट आर असेसमेंट्स बट, यानी ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट नॉट ऑल असेसमेंट्स आर टेस्ट। इसका मतलब फिर वही है कि तमाम टेस्ट जो हैं वो हम असेसमेंट के लिए करते हैं और असेसमेंट के पार्ट्स होते हैं, लेकिन सारी असेसमेंट्स टेस्ट नहीं होती। टेस्ट के अलावा भी असेस कर रहे होते हैं हम बच्चों को मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जैसे कि आप प्रैक्टिकल करवा लें वो भी असेसमेंट है, अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो भी असेसमेंट है, अगर आप प्रेजेंटेशन ले रहे हैं वो भी असेसमेंट है। तो असेसमेंट आपकी पूरी वो कारकर्दगी है जो आप स्टार्ट डे से लेकर एंड डे तक बच्चे से मुख्तलिफ़ मराहिल में कोई चीज़ पढ़ा के बाद में आप उनका होमवर्क चेक कर रहे हैं, ये भी असेसमेंट है। यानी ये बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके अंदर आप थ्रू आउट द पीरियड और योर वीक और योर थ्रू आउट द सेशन आप पूरा उस कोर्स को डिफरेंट अंदाज में जज कर रहे होते हैं बच्चों को कि बच्चों की आया कारकर्दगी कैसी है। आप क्लास में खड़े होकर सपोज़ आप नया चैप्टर पढ़ाने लगे हैं, आपने कल वाला जो पढ़ाया है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये भी एक असेसमेंट है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा बच्चों के पास कितना नॉलेज है और वो नॉलेज हमें किस हद तक हेल्प करेगा नई चीज़ सिखाने के लिए। वी टेस्ट एट द एंड ऑफ लेसन और यूनिट। हम उमूमन जो टेस्ट है ये एट द एंड करते हैं लेसन की या यूनिट के। वी असेस प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ अ स्कूल ईयर थ्रू टेस्टिंग। और हम स्कूल के एंड पे भी ख़त्म होने पे, यानी कि साल के ख़त्म होने पे भी एक टेस्ट लेते हैं। सो असेसमेंट इज़ द सिस्टमैटिक गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कोर्स ग्रेड्स,
to inform and improve student learning or programs of student learning in light of goal oriented expectations। हाँ जी, यहाँ पे एक ब्रीफ और अच्छी सी असेसमेंट की डेफिनेशन आ गई है कि असेसमेंट जो है ये एक सिस्टमेटिक गैदरिंग है इंफॉर्मेशन जो हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट, मतलब हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है, सपोज टेस्ट लिया है, वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया है, उस डाटा को हम इंटरप्रेट करेंगे, उसको देखेंगे और उसके मार्क्स की बिना पर हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि बच्चों ने कितनी कारकर्दगी की है और फिर हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि अच्छा बच्चों में यहाँ पे कमियाँ थी, अब इस चीज़ को दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है या हम इसको किसी और अंदाज में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो असेसमेंट की एक बहुत अच्छी बात यह है कि असेसमेंट के अंदर ये इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा से रहती है और ये इसीलिए की जाती है ताकि हम इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, बच्चे के अंदर, उनकी लर्निंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। और ये स्पेशली किसी ख़ास मतलब गोल ओरिएंटेड एक्सपेक्टेशंस के ज़ाहिर किए जाते हैं। हम लोग बिला वजह तो कोई चीज़ नहीं टेस्ट ले सकते या बच्चों को यकीनन हमारे उसके अंदर मकासद होते हैं जिसके तहत हम ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, वाई डू वी असेस? टू नो इफ स्टूडेंट कैन अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड इन ऑथेंटिक सिचुएशंस। हम असेस करते क्यों हैं? बिल्कुल हम इसलिए असेस करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वो उनको आता भी है कि नहीं आता। ऐसे होता है, मतलब आप लोगों ने मुहावरा नहीं सुना होगा, मतलब लस्सी बनाते हैं जब, तो उसका क्या फ़ायदा कि सिर्फ उसको रिड़की जाएं और बस बनाई जाएं, उसमें से मक्खन ही निकालें। बिल्कुल असेसमेंट या टेस्ट ये इसी चीज़ की मिसाल है कि सिर्फ आप पढ़ाई जाएं और आंसर नहीं ना हो कि बच्चे को आता है या नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम असेसमेंट एक्चुअली इसलिए करते हैं टू इफ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई दैट दे हैव लर्नड इन ऑथेंटिक सिचुएशंस। अच्छा, असेसमेंट को तो हमने बहुत अच्छे अंदाज में समझ लिया, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्यों करते हैं। अब आते हैं इवैल्यूएशन की तरफ। इवैल्यूएशन हमने जैसा कि देखा कि असेसमेंट के अंदर एक गुंजाइश थी इम्प्रूवमेंट की, उसके अंदर बेहतरी लाने की, उसके अंदर इफ़ेक्टिवनेस लाने की। क्या इवैल्यूएशन के अंदर ये चांस या ये जो अप्रोच है ये होती है या नहीं होती? जी, इवैल्यूएशन के अंदर ये हमारे पास नहीं होता क्योंकि हम ये यूजुअली एट द एंड इवैल्यूएट कर रहे होते हैं बच्चों को। Evaluation is perhaps the most complex and least understood of the term. Inherent in the idea of evaluation is value. आप देख रहे होंगे ये लफ्ज़ वैल्यू से निकला हुआ है। मीन्स किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करना, डिसीजन लेना, उसकी जजमेंट करना, उसको वैल्यू करना, उसकी वर्थ को जानना, ये सारी की सारी टर्म्स हम इवैल्यूएशन में देखते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि एट द एंड बच्चा किस काबिल है। हम एक डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि अब ये नेक्स्ट क्लास में जाने के काबिल है या नहीं है, इसको कौन सा ग्रेड चाहिए या नहीं चाहिए, हम वैल्यू जजमेंट करते हैं। When we evaluate, what we are doing is engaging in some process that is designed to provide information that will help us make a judgment about a given situation. Suppose हमने पूरा साल असेसमेंट कर ली, हमने बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई, हमने पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया। एट द एंड हमने एक टेस्ट लिया, एक एग्ज़ाम लिया जिसको दोबारा से हमने उसके डेटा को इंटरप्रेट कर लिया, मार्किंग कर ली, मेजरमेंट हो गई, सारा कुछ हो गया। अब वक्त है किस चीज़ का? जजमेंट का। जजमेंट में हम क्या करेंगे? हम डिसाइड करेंगे, ये डिसीजन मेकिंग का वक्त आ गया है कि इस बच्चे को नेक्स्ट क्लास में पास करना है या नहीं करना है। व्हाट डू वी असेस? वी असेस लर्निंग and we evaluate results in terms of some set of criteria. अब देखिए असेसमेंट क्या करती है? असेस हम करते हैं लर्निंग को और इवेल्युएट क्या करते हैं हम?
इवैल्यूएशन करते हैं हम रिजल्ट्स की। यकीनन आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि असेसमेंट चूंकि ड्यूरिंग द सेशन चल रही है तो ये लर्निंग की असेसमेंट हो रही है, और इवैल्यूएशन चूंकि मैंने कहा हम एंड पे कर रहे हैं, तो ये कब हम कर रहे हैं, ये रिजल्ट्स की बेस पे होती है कि ये रिजल्ट किस काबिल हैं। ये जो these two terms are certainly connected, means assessment and evaluation is certainly connected, but it is useful to think of them as separate but connected ideas and process. ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन बिल्कुल एक डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे असेसमेंट के बाद, तभी हम उनकी इवैल्यूएशन कर सकेंगे। ऐसे तो इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, और यकीनन हम जो असेस करेंगे उसका एंड पे ज़रूर कोई ना कोई इवैल्यूएशन की खातिर ही हम वो असेसमेंट कर रहे होंगे। इसको हम ब्रीफली इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे इस चार्ट के ज़रिए अब समझने की कोशिश करते हैं। असेसमेंट इज़ द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग सच एज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक प्रोसेस है। उन्होंने कहा जैसे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखना, जबकि इवैल्यूएशन इज़ द एक्ट ऑफ सेटिंग अ वैल्यू ऑन द असेसमेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इवैल्यूएशन क्या है, जो इंफॉर्मेशन असेसमेंट में हमने गैदर की है उस असेसमेंट की बेस पे कोई वैल्यू जजमेंट देना, उसको उस इंफॉर्मेशन असेस्ड इंफॉर्मेशन को कोई ना कोई वैल्यू देना, कोई ना कोई डिसाइड करना, डिसीजन लेना। असेसमेंट इज़ इंफॉर्मेशन वाइल इवैल्यूएशन इज़ अ जजमेंट। असेसमेंट के जरिए हम एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ना कि ये हमने पूरी क्लास के बच्चों की इंफॉर्मेशन की इसको इतना ये सारे डाटा कलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या, इस बच्चे को इतना आता है, इतना नहीं आता, इसके 70% मार्क्स हैं और इसके 30% मार्क्स हैं। उन मार्क्स की बेस पे हम इवैल्यूएशन में जजमेंट करेंगे, क्या इस बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। असेसमेंट इज़ क्वालिटेटिव वाइल इवैल्यूएशन इज़ क्वांटिटेटिव। यहाँ पे आप असेसमेंट सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं होती, इट इज़ क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, मीन्स असेसमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म, सो इट कुड बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, बट इवैल्यूएशन इज़ क्वांटिटेटिव। असेसमेंट पिन पॉइंट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, असेसमेंट हम क्या मतलब यूजुअली हम असेसमेंट क्यों कर रहे होते हैं, इसीलिए ताकि हमें पता चले कि कौन से एरियाज़ बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और कौन से में वो वीक हैं, ताकि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। वाइल इवैल्यूएशन हम रैंक्स एंड सॉर्ट इंडिविजुअल्स विद इन ग्रुप, हम उनको रैंकिंग और इंडिविजुअल्स को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए कहते हैं। सब किसी का ए ग्रेड है, किसी का सी ग्रेड है, इसमें हम जज कर रहे होते हैं, इसलिए हम इवैल्यूएशन के अंदर रैंक्स देते हैं। जबकि असेसमेंट के अंदर हम बच्चे की स्ट्रेंथ्स या वीकनेस को चेक करके उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। इवैल्यूएशन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं होती है। असेसमेंट इज़ डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स समझना ज़रूरी है, एज वेल एज समेटिव। डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो होती है जो हम चेक करते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके बच्चे ने समझी हुई हैं और कहाँ कहाँ पे बच्चा वीक है, और ये स्टार्ट में ही की जाती है ताकि उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाया जा सके। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो ड्यूरिंग द सेशन, थ्रू आउट द सेशन, ड्यूरिंग द सेशन चल रही होती है। और समेटिव असेसमेंट हम बिल्कुल एंड पे करते हैं किसी लेसन के, किसी यूनिट के, ये हमारी समेटिव असेसमेंट होती है। ये तीनों टर्म्स जो हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट की टाइप्स आप कह सकते हैं, या ये इसके अंदर शामिल हैं। जबकि इवैल्यूएशन हमेशा समेटिव होती है। समेटिव असेसमेंट ये होती है जो एट द एंड की जाए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द सेशन होती है, डायग्नोस्टिक स्टार्ट में होती है, सिर्फ क्लास के स्टार्ट में नहीं, आपके किसी चैप्टर के स्टार्ट में भी कह सकते हैं, किसी टॉपिक के स्टार्ट में भी कह सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें से पहले, जिसको पढ़ाने से पहले आप एक टेस्ट लें और बच्चों को देखें कि वो उनके अंदर कितना उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है, कितना उनको आता है और कितना कम आता है, वो डायग्नोस्टिक है। जबकि समेटिव जो है ये हमेशा एट द एंड होती है।
असेसमेंट इज़ मोस्ट यूज़फुल टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। असेसमेंट जो है ये बच्चों और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल इस वजह से है क्योंकि स्टूडेंट से तो चलो हमने असेसमेंट कर लिया, हमें पता चल गया कि बच्चे कहाँ पे हैं, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, उससे बच्चों को भी फीडबैक मिलता है। लेकिन टीचर का इसमें क्या फ़ायदा है? टीचर का इसमें ये फ़ायदा है कि टीचर अपनी टीचिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती है। टीचर को पता चलता है कि मैंने जिस मेथड से पढ़ाया है इसका कोई खातिर खाम फ़ायदा नहीं हो सका है, इसलिए टीचर अपना वे ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग जो जहाँ जहाँ पे वीकनेस होगी वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी कि मैं इसकी बेहतरी लेके आऊँ इसके अंदर, या मैं किसी और मेथड को फॉलो करके फिर बच्चों को पढ़ा सकूँ जिससे नताइज में बेहतरी लाई जा सके। वाइल evaluation is most useful to administrators, politicians and parents, जबकि हमने चूंकि देखा कि evaluation जो है वो एट द एंड होती है और वो रिजल्ट्स को बता रही होती है, तो वो मतलब उस इदारे के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इसको हाई लेवल पे अगर देखें तो पॉलिटिशियंस मतलब हम जब वो रिजल्ट्स पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली उनको पता चलता है कि उनका बच्चा किस काबिल है, उनके बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए या उसको क्या करना चाहिए। मतलब नताइज के बाद वो एक ब्रॉड लेवल पे अपने बच्चे को समझ सकते हैं या देख सकते हैं। पॉलिटिशियंस मतलब आप नेशनल लेवल पे भी देखें कि उनको पता चलता है कि हमारे मतलब नेशन के अंदर कितनी ज़्यादा लिटरेसी है, किस हद तक बच्चे वो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी ये पता चलता है। वो इस वजह से भी ज़रूरी होता है ताकि उनको पता चले कि जो करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है वेदर इट इज़ टू ईजी और इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स, या फिर बच्चे इसको बेहतर अंदाज में कर रहे हैं या उनके अंदर कितनी मतलब इवैल्यूएशन एक्चुअली सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता है इस लेवल पे भी। पॉलिसी मेकिंग के अंदर हेल्प कर सकता है, करिकुलम डिज़ाइन के अंदर, इससे इवैल्यूएशन में ये चीज़ें आ जाती हैं। Assessment focuses on the individual student while evaluation focuses on the group. Assessment is an educational measure while evaluation is a political administrative measure, जैसा कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। Assessment is referenced by criterion while evaluation is referenced by norm. यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्राइटेरियन और नॉर्म क्या हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस ये होता है कि हम किसी ख़ास क्राइटेरिया या किसी ख़ास स्टैंडर्ड के तहत असेसमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि ये इंडिविजुअल होती है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे एक एक बच्चे को हम जज कर रहे होते हैं, तो ये किसी क्राइटेरिया के तहत होती है। हम जो टेस्ट डिज़ाइन करते हैं उसका कोई क्राइटेरिया के तहत हम उसको बनाते हैं और जज करते हैं। इवैल्यूएशन जो है ये नॉर्म्स में मतलब इसमें पूरे ग्रुप को चूँकि देखा जाता है, तो ग्रुप के अंदर हम बताते हैं। नॉर्म का मतलब ये होता है हम बच्चे की परसेंटाइल को चेक करते हैं कि बच्चा जो है 99 परसेंटाइल है उसकी, 80 परसेंटाइल है उसके, नीचे कितने बच्चे, मतलब वो पूरे ग्रुप को चूँकि देख रहा होता है तो वो बताता है कि इसके नीचे कितने बच्चे और जो हैं वो कम मार्क्स लेने वाले हैं और ये कितने बच्चों को कितने बच्चों से ये बच्चा ऊपर है। तो ये नॉर्म्स होते हैं। वाई डू वी असेस, हम क्यों असेस करते हैं? हम इसलिए असेस करते हैं टू इम्प्रूव, ताकि इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। टू इन्फॉर्म, हम अपने आप को एक टीचर इन्फॉर्म करे और एक स्टूडेंट को भी इंफॉर्मेशन जाए, फीडबैक जाए। एंड टू प्रूव। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू असेस? इतना असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है क्यों? बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हम क्यों असेस करते हैं। हम इसलिए असेस करते हैं टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट्स नो, कि बच्चों का नॉलेज क्या है, बच्चों ने जाना कितना है, जितना आप मेहनत करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें से बच्चों के पास कितना नॉलेज आया है। टू फाइंड आउट दैट द स्टूडेंट्स कैन डू एंड हाउ वेल दे कैन डू इट। जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, सपोज़ आपने जमा का सवाल या तफरीक का सवाल, सब्ट्रैक्शन या एडिशन के रूल्स पढ़ाए हैं, तो क्या बच्चे उसको, नॉलेज तो उनके पास आ गया है, आप कोई टेस्ट लें वो उसको करके तो दिखा रहे हैं,
लेकिन क्या उनके अंदर वो स्किल्स और परफॉर्मेंस भी आई हैं? क्या वो उसको कर भी सकते हैं? अगर बाहर वो किसी शॉपकीपर के पास जाके कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वहाँ पे उनको जमा और तफरीक का फ़र्क पता है? क्या वो उसको अप्लाई करने के काबिल हैं? टू फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट गो अबाउट द टास्क ऑफ डूइंग देयर वर्क, और यकीनन जो उनको काम करवाया जाता है क्या वो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, वो किस अंदाज में अपना काम कर रहे हैं, ये हमें पता चलता है। टू फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट्स फील अबाउट देयर वर्क, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ जो इग्नोर भी की जाती है, हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे उस चीज़ को लेके कितना मोटिवेटेड हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं, या वो बिल्कुल डीमोटिवेटेड हैं और उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना, बच्चे को मोटिवेट करना निहायत ज़रूरी है। अगर बच्चा डीमोटिवेटेड है और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है तो आप अगर 1 घंटा भी खड़े होके पढ़ाते रहें, वो सारा वेस्ट जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके बच्चे के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, और हमें असेसमेंट के दौरान ये पता चलता है कि बच्चा मोटिवेटेड है या नहीं है। असेसमेंट के अंदर ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव, जिसको हमने थोड़ा सा पहले भी एक्सप्लेन किया है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ही बिल्कुल स्टार्ट में होती है, किसी टॉपिक के, किसी लेसन के, किसी चैप्टर के या किसी क्लास के। tells us what the student needs to learn. Why? क्योंकि हम इस टेस्ट के ज़रिए, ये वर्बल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, हम लोग बच्चे की सिर्फ चेक करते हैं कि आया बच्चा किस काबिल है, क्या वो नेक्स्ट लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें उसको कितनी स्ट्रेंथ्स है या वो कितना वीक है। अगर उसको पिछली ये चीज़ें आती ही नहीं हैं तो क्या वो आज का चैप्टर पढ़ सकेगा। हम इसके अंदर बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को चेक करते हैं किसी भी चीज़ के स्टार्ट में, सेशन के स्टार्ट में, क्लास के स्टार्ट में, टॉपिक के स्टार्ट में, या चैप्टर के स्टार्ट में, या यूनिट के स्टार्ट में। अच्छा, हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम फॉर्मेटिव असेसमेंट तब करते हैं, ये है स्टूडेंट्स इज डूइंग एज पर प्रोग्रेस। This formative assessment tells us how well the student is doing as work progress. Formative assessment हमें बताती है ड्यूरिंग द सेशन बच्चा कैसा चल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की, हम फीडबैक लेके अपनी और बच्चे की इम्प्रूवमेंट करते हैं। और समेटिव असेसमेंट ये एट द एंड होती है किसी यूनिट के, किसी चैप्टर के। टेल्स अस हाउ वेल द स्टूडेंट डिड at the end of the unit task. How should we assess? हम कैसे assess कर सकते हैं? बिल्कुल day to day observation, tests and quizzes, rubrics, rating scales, project work, portfolio, ये सारे तरीके हैं वो। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम assessment कर सकते हैं। हम बच्चों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बच्चों से क्विज़ पूछ सकते हैं, बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, हम कोई रूब्रिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हम कोई रेटिंग स्केल बना सकते हैं जिसके ज़रिए देखिए कि अच्छा बच्चे को ये आता है, ये आता है, ये आता है, इतना आता है, इतना नहीं आता। हम कोई बच्चे को प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो प्रीवियस हमने पढ़ाया है और फिर उसके ऊपर देख सकते हैं कि उसने कितना अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया और कितनी उसको समझ में आई है। हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि बच्चे को एक फ़ाइल बना के उसके अंदर उसकी इम्प्रूवमेंट, उसके टेस्ट, उसकी सारी वो चीज़ें रख सकते हैं। और पोर्टफोलियो भी एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स है असेसमेंट का। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन टू सपोर्ट स्टूडेंट्स अचीवमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये असेसमेंट की 3 टाइप्स हैं जिनका हम अभी यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग बिल्कुल अभी जो हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में पढ़ा है इसके सेम वही पॉइंट्स हैं जो ड्यूरिंग द सेशन क्लास में हम करते हैं, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है। जब हम बच्चा अपनी असेसमेंट खुद करता है ये असेसमेंट एज लर्निंग कहलाती है। और जब समेटिव असेसमेंट होती है, एट द एंड हम असेसमेंट करते हैं, उसको असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ऑन गोइंग, डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव असेसमेंट आती है।
इसकी एग्जाम्पल भी डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव हैं। टीचर असेसमेंट, स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट एंड स्टूडेंट पीयर असेसमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग, जो बच्चा खुद अपने लिए करता है। असेसमेंट एज लर्निंग एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑन गोइंग एंड इट इन्वॉल्व सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। बच्चा खुद अपनी असेसमेंट करता है या उसके साथ बच्चे भी उसकी असेसमेंट करते हैं, उसके क्लास फेलोज उसको रिव्यूज़ देते हैं, वो उससे टेस्ट लेते हैं, बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। सेल्फ असेसमेंट को असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट स्किल्स। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये बिल्कुल एंड पे होती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अकर्स एट द एंड ऑफ द ईयर और इट की स्टेजेस। इट इज़ समेटिव, इट इज़ फॉर ग्रेडिंग एंड रिपोर्ट कार्ड्स। समेटिव असेसमेंट इसकी एग्जाम्पल है और ये टीचर असेसमेंट होती है। व्हाट इज़ ऑथेंटिक असेसमेंट? ऑथेंटिक, आपको नाम से क्या पता चल रहा है? ऑथेंटिक मीन्स क्या? मीन्स वो चीज़ जो बिल्कुल सही हो, रिलायबल हो और वैलिड हो। ऑथेंटिक मीन्स बिल्कुल हर तरीके से सही। ऑथेंटिक असेसमेंट एम्स टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स एबिलिटीज इन अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। In other words, students learn how to apply their skills to authentic tasks and project. Authentic assessment वो होती है जिसमें हम बच्चे को ओवरऑल चेक करते हैं, ना सिर्फ उनकी कोग्निटिव डोमेन चेक करते हैं बल्कि उनकी साइकोमोटर डोमेन और उनकी अफेक्टिव डोमेन भी चेक होती है। बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, उसने उस टॉपिक को लेके कितनी महारत हासिल की है, उसके अंदर कितनी स्किल्स आई हैं और उसके पास नॉलेज कितना है। ये तमाम चीज़ें जब हम एक बच्चे के अंदर रियल वर्ल्ड में चेक करते हैं, उसकी एबिलिटीज़, उसका नॉलेज, उसकी एबिलिटीज़, उसकी स्किल्स, तब उसको ऑथेंटिक असेसमेंट कहा जाता है। ऑथेंटिक असेसमेंट की एग्जांपल्स, जैसा कि बच्चे को आपने साइंस पढ़ा दी, ये सिर्फ उसके नॉलेज में गई है, लेकिन अगर बच्चा किसी साइंस एक्सपेरिमेंट को पहले उसके नॉलेज को समझते हुए उसको परफॉर्म भी करता है, डू साइंस एक्सपेरिमेंट, वो करके भी दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑथेंटिक असेसमेंट है। कंडक्ट सोशल साइंस रिसर्च, बच्चा अगर सोशल साइंस रिसर्च कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुद कर रहा है, उसको उस चीज़ की समझ आ गई है, ये ऑथेंटिक असेसमेंट है। अगर बच्चा स्टोरीज या कोई रिपोर्ट्स या कोई ऐसे लिख सकता है तो ये भी ऑथेंटिक असेसमेंट है। वो रीड और इंटरप्रेट कर सकता है लिटरेचर को, ये सारी ऑथेंटिक असेसमेंट की एग्जांपल्स हैं। सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स दैट हैव रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, तो फिर ये भी असेसमेंट है, ऑथेंटिक असेसमेंट है। ये हमारा लेक्चर क्लोज हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी पॉइंट थे, आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में भी करके देख सकते हैं। मेन अभी हम रिव्यू करेंगे। हमने सबसे पहले असेसमेंट पता होना चाहिए और इवैल्यूएशन पता होना चाहिए। आप इस चार्ट को याद कर लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। हम असेसमेंट क्यों करते हैं, ये 4 पॉइंट्स ज़रूर आपको आने चाहिए। फिर आपको इसकी टाइप्स डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव का पता होना चाहिए, और ये जो है इसकी टाइप्स कंपैरिजन ये भी आपको पता होनी चाहिए। और जो हमने पढ़ी है डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव, यहाँ पे भी वो तीनों यही बात कर रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ऑथेंटिक असेसमेंट क्या है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ में आया हो और इसकी अच्छे से तैयारी भी हो जाए।